चीन के सबसे बड़े सैन्य रणनीतिकार सुन जू ने कहा था कि जब आप बहुत कमजोर हों तो दुश्मन को यह एहसास दिलाना चाहिए कि आप बहुत मजबूत हैं। और 2500 साल के बाद भी चीन ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। चीन अपनी नीतियों की वजह से पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है। दुनिया में चीन के खिलाफ नया शक्तिशाली मोर्चा बनने लगा है और चीन के सैनिक उचित सम्मान न मिलने से अब अपनी ही सरकार से बहुत नाराज हैं। लेकिन चीन ने अपनी इस कमजोर स्थिति को छिपाने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत के मुकाबले अब 6 गुना ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं और तोप, मिसाइलों और रॉकेट्स की भी वहां पर तैनाती कर दी है। ये अभूतपूर्व है। इसलिए आज हम आपको बातचीत का दिखावा करने वाले चीन की असलियत बताएंगे। इसके अलावा गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों को सम्मान न मिलने से वहां के वर्तमान और पूर्व सैनिक बहुत नाराज हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ इनका आक्रोश इस हद तक बढ़ गया है कि ये लोग उनके खिलाफ हथियारबंद विद्रोह भी कर सकते हैं। ये दावा चीन के ही एक पूर्व नागरिक ने किया है। इसलिए आज आपको इस दावे की गंभीरता को भी समझना चाहिए क्योंकि यह भी अभूतपूर्व है। और इसके बाद हम रशिया की बात करेंगे। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक्सटेंशन को लेकर हुए संविधान संशोधन पर वहां की जनता ने मोहर लगा दी है और इसी के साथ पुतिन के लिए वर्ष 2036 तक सत्ता में बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। यह नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ती दुनिया के नजरिए से आज की सबसे बड़ी खबर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन को उनकी इस सफलता पर बधाई देने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। इसलिए आज हम आपको गरीबी में पले बढ़े और बचपन में खुद को उपद्रवी बताने वाले व्लादिमीर पुतिन की जीवन यात्रा दिखाएंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि जरूरत पड़ने पर उनका देश रशिया अपने पुराने भरोसेमंद सहयोगी यानी भारत का साथ देगा या फिर पैसे वाले नए दोस्त चीन का। और आखिर में हम सूर्य की पिछले 10 वर्षों की जीवन यात्रा का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। नासा ने सूर्य का एक वीडियो जारी किया है जिसमें आप पिछले 10 वर्षों में सूर्य की सतह पर हुई हर एक हलचल को बहुत करीब से देख सकते हैं। इसलिए आज आपको सूर्य के सफर की ये हाई डेफिनेशन तस्वीरें भी जरूर देखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत ने रूस के 33 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। इन लड़ाकू विमानों में 21 मिग-29 और 12 सुखोई लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के 59 मिग-29 के अपग्रेडेशन को भी मंजूरी दी गई है। इस पूरी डील की लागत करीब 18,000 करोड़ रुपए है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने कई बड़े फैसले किए। भारतीय सेना को 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय, नए फाइटर एयरक्राफ्ट, हवा में दुश्मन के एयरक्राफ्ट को तबाह करने वाली मिसाइल और नए मिलिट्री बैरल रॉकेट लॉन्चर मिलेंगे। इस पूरी खरीद की लागत करीब 38,900 करोड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। रूस में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में पुतिन के 2036 तक राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हुआ है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस भारत से विशेष रणनीतिक साझेदारी को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं ने कोरोना के बाद दुनिया की चुनौतियों से मिलकर मुकाबला करने के लिए सहमति भी जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत में 24 जून को मॉस्को में हुई विक्ट्री डे परेड का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, यह परेड दोनों देशों में दोस्ती का प्रतीक है। सीमा विवाद पर भारत सरकार ने चीन से कहा है कि वो तुरंत शांति बहाली सुनिश्चित करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि चीन से ये उम्मीद है कि वो सीमा पर तुरंत शांति बहाली सुनिश्चित करेगा और इसका गंभीरता से पालन करेगा। The two sides will continue their meetings both at the military and diplomatic level, including under the framework of WMCC in the future to resolve the issues to mutual satisfaction. चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर बैन पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में काम करने वाली कंपनियों को यहां के नियमों का पालन करना पड़ता है। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी ओली को लेकर राजनीतिक संकट जारी है। प्रधानमंत्री केपी ओली ने आज इस्तीफा मांगने वाले पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से अकेले में मुलाकात की। दोनों नेता गतिरोध को सुलझाने के लिए कल भी बात करेंगे। आज ही पीएम ओली ने नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात के बाद आपात बैठक बुलाई थी।
बैठक में नेपाल की संसद के मौजूदा सत्र को रद्द करने का फैसला हुआ था। अटकलें हैं कि ओली की पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनसे नाराज हैं और इसी वजह से वो इस्तीफा दे सकते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी इलाकों में कोरोना की जांच बढ़ाने का निर्देश दिया है। आज गृह मंत्रालय में कोरोना संक्रमण के मामलों से निपटने को लेकर गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि मरीज के गंभीर अवस्था में पहुंचने से पहले समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल थे। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 92,175 हो गई है। 24 घंटे में 2373 नए संक्रमित मिले हैं। 3015 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 19,148 नए केस सामने आए और 434 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमित बढ़कर 6,04,641 हो गए हैं। कोरोना से अब तक 17,834 संक्रमितों की मौत हुई है। इलाज से देश भर में अब तक 3,59,860 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 2,26,947 मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में आज शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में 28 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 12 नेता भी मंत्री बनाए गए हैं। गोपाल भार्गव और यशोधरा राजे सिंधिया को फिर से शिवराज सिंह ने अपने मंत्रिमंडल में मौका दिया है। 21 अप्रैल को पहले विस्तार में 5 मंत्री बनाए गए थे। शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सरकारी बंगला छोड़ने के नोटिस के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया। 35 लोधी स्टेट पते वाले सरकारी बंगले को 1 महीने के भीतर खाली करने का नोटिस कल शहरी विकास मंत्रालय ने जारी किया था। प्रियंका वाड्रा के पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है। अब उनके पास Z+ सुरक्षा है, जिसके लिए सरकारी बंगला देने का नियम नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता के अहंकार में सरकार ऐसा कर रही है। बड़ा दुख का विषय है। इन पर ये टिप्पणी अवश्य पूरा देश करेगा कि कितने तुच्छ सोच के ये लोग व्यक्ति हैं जो आज सरकार में बैठे हैं। सरकार ने कहा है कि नोटिस में राजनीति नहीं खोजनी चाहिए। अब और घर का तेरे कितना हम सम्मान करें, तुम्हें करें, तेरे बच्चों को भी सलाम करें। तो जनता तो ये आज पूछ रही है। अब जिन कारणों से हुआ वो कारण अब है नहीं, सिक्योरिटी के रीजन से, सिक्योरिटी का एसपीजी जो कवर था उसके रीजन से, तो इसको पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल रूप में देखना ही नहीं चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा के लखनऊ के कॉल आवाज शिफ्ट होने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से पूछताछ होगी। इसके लिए मुंबई पुलिस ने भंसाली को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। मुंबई पुलिस जानना चाहती है कि भंसाली पर क्या सुशांत को फिल्मों में नहीं लेने को लेकर एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का कोई दबाव था। संजय लीला भंसाली फिल्म इंडस्ट्री के पहले व्यक्ति हैं जिनसे सुशांत सुसाइड केस में पूछताछ होगी। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 30 लोगों की मौत हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि बिजली गिरने से सबसे ज्यादा 8 लोगों की मौत समस्तीपुर जिले में हुई है। पटना, पूर्वी चंपारण, कटिहार, शिवहर, समस्तीपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण जिले में भी वज्रपात में कुछ लोगों की जान गई। बिहार सरकार ने मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। मौसम विभाग ने बिहार के ज्यादातर जिलों में अगले 48 घंटे तक तेज बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा पर दुख जताया है। अमित शाह ने ट्वीट किया, बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन की सूचना से बहुत दुख हुआ। प्रदेश प्रशासन व आपदा प्रबंधन की टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं। मैं दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। 6 जुलाई से उन सभी संरक्षित स्मारकों को आम जनता के लिए फिर से खोल दिया जाएगा जिनका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सभी ऐतिहासिक स्मारकों में तैनात अधिकारी कोरोना वायरस पर जारी सभी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ऐतिहासिक स्मारक देखने आने वाले पर्यटकों के लिए मास्क लगाना जरूरी बनाया जा सकता है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण 17 मार्च से संरक्षित 3691 स्मारक और पुरातत्व स्थल को बंद किया गया था।
आज से 2500 वर्ष पहले चीन में एक बहुत बड़े सैन्य रणनीतिकार हुए थे जिनका नाम था सुन त्सू। सुन त्सू ने युद्ध कला पर एक बड़ी मशहूर पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। इस पुस्तक में सुन त्सू ने लिखा था कि जब आप कमजोर हों तो दुश्मन को यह आभास दिलाएं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, और जब आप सच में बहुत शक्तिशाली हों तो दुश्मन को यह आभास दिलाना चाहिए कि आप बहुत कमजोर हैं। 2500 वर्ष बीत जाने के बाद भी चीन आज भी सुन त्सू की इसी रणनीति पर काम कर रहा है। चीन आज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत कमजोर हो चुका है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को डर है कि कहीं गलवान में भारत की सेना के हाथों चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों का मारे जाना चीन में लोकतंत्र के दरवाजे न खोल दे। इसलिए शी जिनपिंग दुनिया को यह आभास दिलाना चाहते हैं कि चीन और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA बहुत मजबूत हैं, और यही वजह है कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के मुकाबले 6 गुना ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। हमें सूत्रों से पता चला है कि चीन ने न सिर्फ अपने सैनिकों की संख्या वहां पर बढ़ाई है, बल्कि लद्दाख में 856 किलोमीटर लंबी LAC पर जमीन से हवा में मार करने वाली HQ-16 और HQ-9 मिसाइल्स भी उसने वहां पर तैनात कर दी हैं। HQ-16 मिसाइल की रेंज 40 किलोमीटर है, जबकि HQ-9 मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर तक है। इसके अलावा चीन की सेना ने इस इलाके में अपना भारी तोपखाना, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और रॉकेट फोर्स को भी तैनात कर दिया है। PLA ने इस रॉकेट फोर्स का गठन वर्ष 2016 में किया था और माना जाता है कि चीन की सेना के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रॉकेट हैं। चीन ने यह सारी तैनाती LAC के पास डेप्सांग इलाके में की है और यह जगह पेंगोंग झील से ज्यादा दूर नहीं है। यानी चीन एक तरफ तो भारत के साथ बातचीत का दिखावा कर रहा है और दूसरी तरफ वो सीमा पर अपनी सैन्य शक्ति को भी लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि चीन और भारत के बीच हुई उच्च सैन्य अधिकारियों की बैठक में भारत ये साफ कर चुका है कि जब तक चीन पीछे नहीं हटेगा इस विवाद का हल निकलना मुश्किल है, और जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था, चीन की इसी जिद की वजह से अभी इस विवाद का हल निकलने की उम्मीद बहुत कम है और ये टकराव इस साल के अंत तक या उससे भी लंबा खिंच सकता है। इसलिए भारत के लोगों के लिए, आप सबके लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप कई दिनों से लगातार इसके बारे में सुन रहे हैं, विवाद के बारे में, और हो सकता है आपने ऐसा सोचा हो कि ये विवाद कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का है। हम आपको बताना चाहते हैं ये विवाद लंबा चलेगा और ये साल जो वर्ष 2020 है, आपने इस वर्ष में एक पहले कोरोना से संघर्ष किया और अब आपको चीन से भी ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा, और यह संघर्ष बहुत जल्द समाप्त होने वाला नहीं है। चीन ने सीमा पर अपनी मिसाइलों और रॉकेटों की तैनाती इसलिए की है क्योंकि चीन भारत की वायुसेना से बहुत घबराता है। भारत की वायुसेना के पास पहाड़ों पर युद्ध लड़ने का लंबा अनुभव है और 1999 के कारगिल युद्ध में दुनिया ने भारत की वायुसेना की ताकत देखी थी। इसलिए चीन ने अलग अलग लेयर्स में लंबी और छोटी दूरी की मिसाइलें और रॉकेट फोर्स को तैनात किया है। चीन के खिलाफ दुनिया के बहुत सारे देश एकजुट हो रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग राजनीतिक तौर पर कमजोर हो रहे हैं और इसलिए चीन अपनी ताकत का दिखावा करके भारत और दुनिया पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है। शी जिनपिंग चीन के सुप्रीम कमांडर हैं और वो कई वर्षों से दुनिया का सुप्रीम कमांडर बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन भारत के साहस ने उनका शायद पहली बार इस तरह से रास्ता रोका है और इस बात से शी जिनपिंग बहुत परेशान हैं और अपने ही देश में उनकी स्थिति भी थोड़ी कमजोर हुई है। 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत की सेना ने जिस तरह से चीन के सैनिकों को जवाब दिया, उसने शी जिनपिंग की मजबूत छवि को अपने देश में बहुत चोट पहुंचाई है। शी जिनपिंग के लिए मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि अब चीन के पूर्व सैनिक और वहां की जनता कभी भी शी जिनपिंग को कुर्सी से हटाने की मुहिम छेड़ सकती है, जिसका शी जिनपिंग को सबसे ज्यादा डर है। वो एक ही शब्द से सबसे ज्यादा डरते हैं और नफरत करते हैं, और वो है लोकतंत्र। चीन की सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले एक संगठन सिटीजन पावर इनिशिएटिव्स फॉर चाइना के संस्थापक जियान ली यांग ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स में एक लेख लिखा है और इस लेख में उन्होंने दावा किया है कि चीन के कुछ पूर्व और वर्तमान सैनिक शी जिनपिंग से इतने नाराज हैं कि वो उनके खिलाफ हथियारों के दम पर विद्रोह कर सकते हैं, यानी उनके खिलाफ हथियार भी उठा सकते हैं।
जियानली यांग की बातों को इसलिए गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि वो चीन की सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक पूर्व नेता के पुत्र हैं, यानी वो चीन का सच बहुत करीब से जानते हैं। उन्होंने अपने लेख में दावा किया है कि गलवान में मारे गए सैनिकों की संख्या और उनके नाम न बताकर चीन ने बहुत बड़ी गलती की है और अब खुद चीन की सरकार को यह डर है कि इससे चीन की जनता में बहुत गुस्सा बढ़ सकता है और जनता शी जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतर सकती है। ये सब जानते हैं कि पीएलए एक देश की नहीं बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, लेकिन गलवान में मारे गए सैनिकों को सम्मान न मिलने से पीएलए के कई वर्तमान और पूर्व सैनिक अब बहुत नाराज हैं और ये लोग शी जिनपिंग का तख्ता पलट भी कर सकते हैं। चीन में पूर्व सैनिकों की संख्या लाखों में है और ये लोग वर्तमान सैनिकों के साथ मिलकर भी शी जिनपिंग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। चीन में सैनिकों को सम्मान न देने की परंपरा बहुत पुरानी है और इसे वहां लेकर लगातार गुस्सा बढ़ रहा है। चीन के पूर्व सैनिकों में उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने कोरिया और वियतनाम के साथ हुए युद्धों में हिस्सा लिया था, लेकिन चीन ने कभी भी इन सैनिकों को वो आदर नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। चीन के पूर्व सैनिकों को पेंशन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है और चीन के पास इन सैनिकों की जरूरतों का ख्याल रखने के लिए कोई केंद्रीय एजेंसी तक नहीं है। कुल मिलाकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पहले अपने राजनीतिक हितों के लिए अपने सैनिकों का इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती है, लेकिन अब गलवान में मिली शिकस्त ने पीएलए के सैनिकों के बचे खुचे मनोबल को भी बहुत तोड़ दिया है और इससे पैदा हुआ गुस्सा न सिर्फ चीन में लोकतंत्र के दरवाजे खोल सकता है बल्कि शी जिनपिंग को सत्ता से बेदखल भी कर सकता है। शी जिनपिंग कैसे अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं, ये आपको आज समझाने के लिए हमने ये विश्लेषण तैयार किया है और ये विश्लेषण देखकर आपको सारी बात सरल भाषा में समझ में आ जाएगी। मिसाइल, तोप, रॉकेट, टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट गन। लद्दाख बॉर्डर पर चीन चाहे जितना मर्जी गोला बारूद जमा कर ले, लेकिन वो अब गलवान जैसी कोई दूसरी घटना दोहराना नहीं चाहेगा। एलएसी पर युद्ध जैसे हालात बनाकर चीन और कुछ नहीं, बस अपने दोहरे चरित्र का प्रमाण दे रहा है। मेरे माइंड में कोई शक नहीं कि चाइना एक दोहरी पॉलिसी अपना रहा है। एक साइड पे तो वो जनरल लेवल के ऊपर जो है हमारे कमांडर्स के साथ, जनरल्स के साथ बातचीत, नेगोशिएशंस कर रहा है। दूसरी साइड पे वो अपनी जो किलाबंदी है उसको बढ़ा रहा है। हमें इससे बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा, स्थिर रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के साथ बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। दरअसल शी जिनपिंग चाहते ही नहीं हैं कि लद्दाख में भारत के साथ तनाव में कमी आए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ऐसा हुआ तो चीन की सेना उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर सकती है। और ये कोई अफवाह नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक पूर्व नेता के बेटे जियानली यांग ने अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन टाइम्स में एक लेख लिखा है जिसमें बताया गया है कि गलवान में हुई घटना के बाद चीन ने झड़प में मारे गए अपने सैनिकों के बारे में सार्वजनिक तौर पर जानकारी देने से इनकार कर दिया, जबकि भारत ने पूरे सम्मान के साथ अपने जवानों की कुर्बानी को याद किया। यांग के मुताबिक अगर शी जिनपिंग सरकार ने गलवान में मारे गए सैनिकों की बात कबूली तो उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, क्योंकि चीन सरकार द्वारा अपनाए जा रहे रवैये से वहां के 5.5 करोड़ से ज्यादा रिटायर्ड और सेवारत सैनिक आहत हैं। अगर चीन की सेना शी जिनपिंग के खिलाफ हो गई तो उनकी सत्ता को खतरा हो जाएगा। इसीलिए लद्दाख बॉर्डर पर सेना की तैनाती बढ़ाकर शी जिनपिंग ये मैसेज देना चाहते हैं कि सेना अभी भी पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। 1949 में चीन में कम्युनिज्म आया था, 75 साल उसको जोड़िए, 2024 तक चीन में बहुत बड़ा क्रांति होगी, जैसे टिएनअनमेन स्क्वायर में हुआ था 80s में, बहुत बड़ा क्रांति होगा। और सबका लक्षण अभी लग रहा है क्योंकि शी जिनपिंग इज ए फेल लीडर इन द वर्ल्ड।
किसी भी राष्ट्र के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है। थोड़ा बहुत अच्छा संबंध हिंदुस्तान में था, हम लोग उसको बुला बुला के यहाँ आदर गौरव सम्मान दिया। अभी हमारे पीठ में चूरी भोगने की काम कर रहे हैं चीन। कहां तक चलेगा ऐसा देश? यानी शी जिनपिंग अब अपने घर में भी घिरने लगे हैं और हांगकांग में विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर चीन के खिलाफ वैश्विक घेराबंदी भी अब तेज होती जा रही है, जिसको लेकर चीन के खिलाफ 27 देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में विरोध दर्ज करवाया था। अब अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसके लागू होने के बाद चीन के अधिकारियों के साथ जो भी बैंक बिजनेस करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। ब्रिटेन ने भी हांगकांग के 30 लाख लोगों को ब्रिटेन में बसने का प्रस्ताव दे दिया है। हांगकांग पहले ब्रिटेन का ही उपनिवेश था। The enactment and imposition of this national security law constitutes a clear and serious breach of the Sino-British Joint Declaration. It violates Hong Kong's high degree of autonomy and is in direct conflict with Hong Kong basic law. The law also threatens the freedoms and rights protected by the Joint Declaration. We made clear, Mr. Speaker, that if China continued down this path, we would introduce a new route for those with British national overseas status to enter the UK, granting them limited leave to remain with the ability to live and work in the UK and thereafter to apply for citizenship, and that is precisely what we will do now. चीन की तरफ से आर्थिक घेराबंदी से परेशान ऑस्ट्रेलिया ने भी तय किया है कि वो अगले 10 वर्षों में अपने सैन्य बजट को 40% बढ़ाकर 270 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर देगा, जिससे नए हथियारों की खरीद की जाएगी और एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेना की तैनाती बढ़ाई जाएगी। यानी चीन को भारत के साथ लद्दाख में सीमा पर तनाव बढ़ाना अब महंगा पड़ रहा है। अपनी दादागिरी और विस्तारवादी नीतियों के लिए कुख्यात चीन जिस तरह चौतरफा घिर चुका है, ऐसे में अब देखना यह है कि चीन सरेंडर कब करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए यह है कि भारत सरकार ने रशिया से 21 मिग-29 और 12 सुकोई 30 MKI फाइटर जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पहले से मौजूद 59 मिग-29 विमानों को अपग्रेड किए जाने की भी योजना है। मिग-29 फाइटर जेट्स को खरीदने और इन्हें अपग्रेड करने पर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि 12 नए Su-30 MKI विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा किया जाएगा और इस पर करीब 11,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए 1,000 किलोमीटर तक वार करने वाले मिसाइल सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसकी लागत करीब 20,400 करोड़ रुपए है। ये महत्वपूर्ण मंजूरी ऐसे समय में आई है जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी है कि रशिया जैसा देश इस विवाद में किसका साथ देगा। लेकिन चीन की सेना को अगर हमें जवाब देना है तो उसके लिए हमें न सिर्फ बड़ी मात्रा में हथियारों की जरूरत पड़ेगी बल्कि आधुनिक हथियारों की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है और सबसे पहले भारत ने रशिया से ही अपनी खरीद को दोबारा से शुरू किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है और उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया की जीत के 75 साल पूरे होने पर बधाई दी है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वर्ष 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहने का रास्ता भी साफ हो गया है, क्योंकि उन्हें एक्सटेंशन दिए जाने से जुड़े सारे संवैधानिक संशोधनों पर रशिया की जनता ने अपनी मोहर लगा दी है। और इस जनमत संग्रह में जीतने के बाद पुतिन को बधाई देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने को लेकर भी आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, और यह चर्चा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। भारत रशिया का बहुत पुराना दोस्त है और चीन आजकल रशिया का नया दोस्त बना हुआ है, और रशिया को अब यह देखना होगा कि अगर यह विवाद बढ़ता है तो वो चीन का साथ देगा या फिर भारत का। व्लादिमीर पुतिन को वर्ष 2024 में अपना पद छोड़ना था, यानी अब से
4 साल के बाद, लेकिन अब वो 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। यानी उन्हें कुल मिलाकर 12 वर्षों का एक्सटेंशन मिला है और इसी के साथ वो रशिया में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले सर्वोच्च नेता बन जाएंगे। इससे पहले जोसेफ स्टालिन 29 वर्षों तक सत्ता में रहे थे। पुतिन की छवि एक राष्ट्रवादी नेता की है, लेकिन उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि उन्होंने रशिया की संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया है, लेकिन पुतिन रशिया को एक बार फिर से महाशक्ति बनाना चाहते हैं और रशिया की 78% जनता ने उनके पक्ष में मतदान करके एक बार फिर से उन पर अपना विश्वास जताया है। तो ये रशिया के लिए कि तो बहुत बड़ी घटना है ही, लेकिन ये दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि अब पुतिन दुनिया की राजनीति में 2036 तक सक्रिय रहेंगे। कुछ लोग पुतिन को नए जमाने का जार भी कहते हैं। रशिया की संस्कृति में जार उस नेता या राजा को कहा जाता है जो अपने विरोधियों को समाप्त कर देता है, लेकिन जनता उसे अपना पूरा समर्थन देती है। इसलिए आज हमने व्लादिमीर पुतिन के जीवन पर आपके लिए एक विश्लेषण तैयार किया है और उनकी ये कहानी देखकर आप समझ जाएंगे कि व्लादिमीर पुतिन रशिया और वहां के लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं। आपको हो सकता है उनकी जीवन की जो कहानी है आपको अभी तक पता ना हो और आपने उनके बारे में किताब ना पढ़ी हो। बहुत सारी किताबों में तो ये लिखा है, लेकिन आपके पास किताबें पढ़ने का समय अब नहीं होगा। इसलिए आज आप ये विश्लेषण देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि व्लादिमीर पुतिन किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह के नेता हैं और अगर वो 2036 तक दुनिया की राजनीति में अहम रोल निभाएंगे तो फिर दुनिया की राजनीति में भी क्या बदलाव आ सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन अब वर्ष 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस की सत्ता के शिखर पर पहुंचने का उनका यह सफर किसी फिल्मी कहानी जैसा है, जिसमें हीरो भी खुद पुतिन है और विलन भी। पुतिन के पिता सोवियत नेवी का हिस्सा थे और मां एक फैक्ट्री वर्कर थी। उनका जीवन गरीबी और अभाव में बीता। पुतिन विद्रोही स्वभाव के थे। बच्चे अपने टीचर्स के लिए फूल लेकर जाते थे, लेकिन पुतिन अपने टीचर्स को पौधे भेंट करते थे। वो स्कूल में चाकू लेकर चले जाते थे। उन्हें गिटार बजाना पसंद था। वो बीटल्स के रिकॉर्ड सुनते थे। उनके पिता ने उन्हें बॉक्सिंग सिखानी चाहिए, लेकिन उन्होंने जूडो सीखा। पुतिन खुद कहते हैं कि मार्शल आर्ट ने उनकी जिंदगी बदल दी, जिससे उनमें दृढ़ता का भाव आया। पुतिन जब मिडिल स्कूल में थे तभी उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल लीडर चुना गया। उनका सपना था कि वो सोवियत सीक्रेट एजेंट बने। उनका यह सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वर्ष 1975 में उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन की, जहां वो एक सामान्य जासूस माने जाते थे। पुतिन जब एक बार विदेशी पोस्टिंग पर थे तब उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। जर्मनी में बर्लिन की दीवार गिराए जाने के बाद ड्रेसडेन में केजीबी दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। उस वक्त दफ्तर में एक गार्ड और 4 ऑफिसर मौजूद थे, जिनमें सबसे सीनियर ऑफिसर पुतिन थे। उन्होंने मॉस्को कॉल किया, लेकिन जब कोई मदद नहीं आई तो उन्होंने अपनी वर्दी पहनी और आधी रात के वक्त बाहर आए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि उनके गार्ड्स के पास हथियार हैं जो प्रदर्शनकारियों को शूट कर सकते हैं, जिसके बाद प्रदर्शनकारी वहां से चले गए। मार्च 1989 में सोवियत यूनियन में पहली बार चुनाव हुए। यहीं से पुतिन की राजनीति में एंट्री हुई और कुछ ही वक्त में वो राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के सबसे भरोसेमंद इंसान बन गए। 14 दिसंबर 1999 के दिन येल्त्सिन ने पुतिन के साथ एक गुप्त मीटिंग की और कहा कि वो अपनी जगह उन्हें राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। पुतिन ने 16 दिन तक ये खबर अपने तक रखी। बाद में 30 दिसंबर को खुद येल्त्सिन ने इसकी घोषणा की। पुतिन की पत्नी को भी यह खबर तब पता चली जब लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए कॉल की।
पुतिन अपने फायदे के लिए मीडिया का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर की टीम का युवा सदस्य रहते हुए उन्होंने टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री तैयार की ताकि वो खुद को रूस की जनता के सामने पेश कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। जमीन के लिए चीन की भूख ऐसी है कि वो दुश्मनों को तो क्या, अपने दोस्तों को भी कभी छोड़ता नहीं। रशिया आजकल चीन का नया दोस्त है, लेकिन चीन ने अब रशिया के एक शहर व्लादिवोस्तोक पर भी अपना दावा जता दिया है। चीन के मीडिया और सोशल मीडिया में वहां के पत्रकार, वहां के डिप्लोमेट्स और दूसरे लोग व्लादिवोस्तोक पर अब चर्चा कर रहे हैं और इस शहर को भी अपना बता रहे हैं। असल में रशिया ने अभी हाल ही में व्लादिवोस्तोक की स्थापना का जश्न मनाया था और यही बात चीन के लोगों को पसंद नहीं आई। चीन का दावा है कि व्लादिवोस्तोक वर्ष 1860 तक चीन का हिस्सा था, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया से युद्ध में हार के बाद उसे ऐसी संधि पर मजबूर कर दिया गया था जिसमें व्लादिवोस्तोक शहर को चीन के हाथ से वो निकल गया था और चीन को उसी का मलाल है। यानी सोचिए, चीन अब रशिया के शहर पर भी अपना दावा जता रहा है। और अब हम उस नाटकीय राजनीति की बात करेंगे जो चीन के नए दोस्त नेपाल में हो रही है। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर कई गंभीर सवाल उठ चुके हैं। ओली से उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए ओली भी हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब सवाल यही है कि ओली इस्तीफा देंगे या फिलहाल किसी तरह अपनी कुर्सी बचा लेंगे। लेकिन आप जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों को हैरानी भी होगी कि नेपाल शुरू से भारत का दोस्त रहा है और हाल ही में अचानक ऐसा क्या हुआ कि नेपाल ने भारत से दुश्मनी ले ली और चीन से दोस्ती कर ली। आज जब आप ये पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओली के मन में क्या चल रहा था और क्यों ओली ने भारत को छोड़कर चीन का साथ दिया। नेपाल में वहां का संसद सत्र चल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ओली ने राष्ट्रपति के आदेश से आज अचानक अपने देश के संसद सत्र को रद्द कर दिया। ओली ने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव ना आ सके और उन्हें कुछ अतिरिक्त समय मिल जाए। अब इस नाटकीय राजनीति में दो ही रास्ते दिखते हैं, या तो ओली अपने विरोधी गुट के नेताओं के साथ कोई समझौता कर लेंगे या फिर यह भी हो सकता है कि उनकी पार्टी टूट जाए। इसके अलावा ओली ने दूसरा दांव भी खेला है जिसके तहत वो ऐसा अध्यादेश लाने की तैयारी में है जिसमें पार्टी टूटने पर ओली को ही फायदा होगा। नेपाल के कानून के मुताबिक पार्टी में विभाजन के लिए उसके 40% सांसद और 40% केंद्रीय समिति के सदस्यों का समर्थन जरूरी है, लेकिन नए अध्यादेश के मुताबिक इन दोनों में से किसी एक के समर्थन से भी पार्टी का विभाजन हो जाएगा। ओली इसका फायदा इस तरह से उठा सकते हैं कि अगर पार्टी में टूट के बाद संसद में दोनों गुटों के बीच कोई सहमति नहीं बनती है या किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो वो संसद भंग करके मध्यावधि चुनाव भी करा सकते हैं, यानी तब तक वो कुर्सी पर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बने रहेंगे। लेकिन केपी ओली की चाल कामयाब होगी या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि उनकी पार्टी यानी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा गुट ओली के खिलाफ हो गया है। ये नेता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि केपी शर्मा ओली को हर हाल में इस्तीफा देना होगा क्योंकि वो सरकार नहीं चला पा रहे हैं, वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं और अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो भारत विरोधी बातें कर रहे हैं राष्ट्रवाद की आड़ में। इन नेताओं में नेपाल के 3 पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनमें पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनाल। ये 3 पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के एक साथ मिलकर ओली पर हमला बोल रहे हैं। इनमें पुष्प कमल दहल, जो प्रचंड के नाम से मशहूर हैं, वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सह अध्यक्ष भी हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की 6 दिन से लगातार बैठक चल रही है और इन बैठकों में आने से और पार्टी के नेताओं का सामना करने से ओली लगातार बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्थायी समिति के 45 में से 30 सदस्य उनके खिलाफ हो चुके हैं। पहले ओली से यह मांग की गई थी कि वो या तो पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दें या प्रधानमंत्री पद छोड़ें, लेकिन अब ओली विरोधी गुट हर हाल में प्रधानमंत्री पद से ही ओली को हटाना चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अब यह भी लगता है कि वो अपने विरोधियों से निपट लेंगे और अपनी कुर्सी भी बचा लेंगे। ओली के इस भरोसे के पीछे एक तो चीन है और दूसरी बात है नेपाल की आंतरिक राजनीति। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल के कम्युनिस्ट
राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत हो चुके हैं। इसका एक बड़ा कारण है केपी शर्मा ओली और प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टियों का एक साथ आ जाना। 2017 में दोनों की पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में ओली की पार्टी को 80 और प्रचंड की पार्टी को 36 सीटें मिली थी। इन दोनों पार्टियों ने 165 में से 116 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाई। लेकिन इस दौरान ओली और प्रचंड ने एक और बड़ा फैसला लिया। दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों का विलय करके एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। यानी सोचिए, दो विरोधी पार्टियां एक साथ मिल जाएं और एक नई पार्टी बना लें। ऐसा नेपाल में हुआ। इस गठबंधन में यह तय हुआ था कि सरकार 50-50 के फॉर्मूले पर चलेगी। यानी दोनों नेताओं ने तय किया कि 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहेंगे और अगले 2.5 साल प्रचंड प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले 2.5 साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन जब प्रचंड की बारी आई तो विवाद शुरू हो गया। नेपाल में इस समय हो रही राजनीतिक उठापटक का मुख्य कारण भी यही है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि केपी शर्मा ओली के पास 80 सांसद हैं और प्रचंड के पास 36। अगर प्रचंड सरकार से अलग होकर जाना चाहें तो भी वो किसी भी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि नेपाल के दूसरे विपक्षी दल बहुत कमजोर स्थिति में है। जैसे मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के पास सिर्फ 23 सीटें हैं। ऐसे में ओली जानते हैं कि अभी उनको सत्ता से दूर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन यह आपको यह भी समझना होगा कि ओली अपना वादा तोड़ रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि अगले 2.5 साल वो प्रचंड को प्रधानमंत्री बनने देंगे और ये वादा खिलाफी है। लेकिन मुसीबत यह है कि ओली की कार्यशैली से पार्टी में उनके ही खिलाफ विद्रोह बढ़ता जा रहा है। उधर प्रचंड भी जानते हैं कि ओली के 80 सांसदों में से करीब 50% सांसद उनसे नाराज हैं। ऐसे में केपी शर्मा ओली पर दबाव बढ़ाने का यह सबसे सही मौका है और वो यही कर रहे हैं। केपी शर्मा ओली ने पिछले कुछ महीनों में भारत विरोधी कार्ड खेला है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने नेपाल का नया नक्शा पास करवाया। इसमें भारत के 3 इलाकों को उन्होंने नेपाल में शामिल कर लिया। फिर वो ये कहने लगे कि भारत उनकी सरकार गिराने में लगा हुआ है। ओली ने यह सब इसलिए किया कि वो अपनी नाकामियों को छुपा सकें और पार्टी में विरोधी गुट की आवाज बंद कर सकें। लेकिन ओली के सारे हथकंडे फेल हो गए। इस बीच ओली ने भारत पर यह भी आरोप लगाया कि भारत की वजह से ही नेपाल में कोरोना वायरस फैल रहा है। यानी अगर आप हाल के दिनों के उनके सारे बयान देखेंगे, वो सब बयान भारत विरोधी बयान है। अब ओली से उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों को या तो सिद्ध करके दिखाएं या फिर इस्तीफा दें। जैसे प्रचंड ने यह कहा कि भारत के खिलाफ ओली के आरोप गलत हैं, क्योंकि ओली का इस्तीफा भारत नहीं बल्कि खुद प्रचंड उसकी मांग कर रहे हैं। और अगर ओली को यह लगता है कि काठमांडू में भारतीय दूतावास उनकी सरकार गिराने में जुटा है, तो फिर ओली ने भारत के राजदूत को अब तक निकाला क्यों नहीं? ये सारे सवाल प्रचंड उनसे पूछ रहे हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि केपी शर्मा ओली की चालों के पीछे चीन का हाथ है। यानी चीन उन्हें भड़का रहा है और वो चीन का एक प्यादा बनकर वहां बैठे हैं। नेपाल में ओली और प्रचंड की पार्टियों के विलय और ओली को प्रधानमंत्री बनाने में चीन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए ओली भारत विरोधी बातें करके चीन का कर्ज उतार रहे हैं और माना जाता है कि ओली की कुर्सी पहले ही चली जाती, लेकिन चीन ने दखल देकर किसी तरह से उनकी सत्ता बचाई। अब भी चीन यही कर रहा है और ओली को किसी तरह से नई राजनीतिक मुसीबत से बचाने में चीन जुटा हुआ है। कहा जाता है कि नेपाल में चीन के राजदूत वहां के कम्युनिस्ट नेताओं से लगातार संपर्क में हैं। चीन के राजदूत इन नेताओं के साथ वो लगातार मीटिंग कर रही हैं और चीन को इस बात का डर है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टूट ना जाए और अगर ऐसा हुआ तो नेपाल में चीन की पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसलिए चीन ने पूरा जोर लगा दिया है कि केपी शर्मा ओली अभी प्रधानमंत्री पद पर बने रहें, क्योंकि ऐसा होने पर यह संकेत चला जाएगा कि नेपाल के मामले में भारत चीन से जीत गया। और यह भी बताया गया है कि नेपाल के मामले में चीन ने अब पाकिस्तान को भी सक्रिय कर दिया है। यानी ये गठबंधन बन गया है जिसमें चीन, नेपाल और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान केपी शर्मा ओली से बातचीत करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने समय मांगा है। यानी भारत के खिलाफ चीन, नेपाल और पाकिस्तान का गठबंधन ये एक बन रहा है और भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है।
नेपाल और भारत के बीच आज के नहीं हजारों वर्ष पुराने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच करीब 1800 किलोमीटर की खुली सीमा है, जिसमें कहीं भी आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। नेपाल के करीब 60 लाख नागरिक भारत में रहते हैं और करीब 6 लाख भारतीय नेपाल में रहते हैं। 45,000 से ज्यादा नेपाली नागरिक भारतीय सेना और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम करते हैं, वहां सैनिक हैं। नेपाल की सीमा पर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड जैसे राज्यों के लोगों के रिश्ते नेपाल में हैं। दोनों देशों के बीच का रिश्ता रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। दोनों देशों में आपस में एक दूसरे में शादियां होती हैं। लोग रोजगार के लिए एक दूसरे के देशों में जा रहे हैं, इसीलिए इसे रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी कम से कम 3 बार नेपाल के दौरे पर जा चुके हैं। वर्ष 2014 में पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो जिन देशों में वो सबसे पहले गए थे उनमें नेपाल ही था। तब 17 वर्षों के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री नेपाल के दौरे पर गया था, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के व्यक्तिगत हितों और सत्ता में बने रहने की महत्वाकांक्षा ने आज नेपाल और भारत के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। भारत ने तो नेपाल के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन ओली ने नेपाल को भारत का दुश्मन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ओली की कुर्सी रहे या ना रहे, बड़ा सवाल यह है कि भारत से जो दूरियां ओली ने बना ली हैं वो अब कैसे खत्म होंगी। इस बीच खबरें ये भी आई हैं कि चीन ने बड़ी संख्या में अपने लोगों को, अपने मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों को नेपाल में भेज दिया है और चीन अब वहां पर एक एक जो मीटिंग हो रही है और एक एक घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। और इस समय नेपाल में बड़ी संख्या में चीन के जासूस अलग अलग बहानों के जरिए नेपाल में प्रवेश कर चुके हैं। इनमें से बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से लड़ने के नाम पर, हेल्थ वर्कर्स के नाम पर या किसी और बहाने से नेपाल में इस समय काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सबकी मंशा ये है कि नेपाल में हो क्या रहा है इस पर वो नजर रखना चाहते हैं। और अगर नेपाल में कोई ऐसी चीज होती है जो कि भारत के पक्ष में जाती है तो उसे चीन रोकने में पूरा जोर लगाना चाहता है। अब हम उस मेड इन इंडिया मुहिम की बात करेंगे, क्योंकि यह गठबंधन आप जानते हैं बड़ा होता जा रहा है। नेपाल है इसमें पाकिस्तान है, इसमें चीन है। इस गठबंधन से भारत लड़ेगा कैसे? भारत की सेना तो लड़ेगी, उस पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन भारत के लोगों को भी लड़ना होगा। और हमने आपसे अपील की थी 2 दिन पहले, और आप सब ने हर रोज आप नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। हमारी जो मेड इन इंडिया अपील है उस मुहिम के समर्थन में हमें अब तक 42,17,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स आ चुके हैं। यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस संख्या पर आप नजर डालिए, 42,17,000 कॉल्स अभी तक हमें आ चुके हैं और यह सिर्फ 2 दिन में हुआ है। लेकिन अभी आपको रुकना नहीं है, अभी आपको थमना नहीं है, अभी आपको यह नहीं सोचना है कि आपको सफलता मिल गई है, क्योंकि मेड इन चाइना को हराने के लिए मेड इन इंडिया को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। 48 घंटे में 42 लाख लोगों का एक साथ एक मंच पर आ जाना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अगर सिर्फ संख्या की ही बात करें तो भारत के 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 42 लाख से कम है। दुनिया में करीब 100 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 42 लाख से कम है और 50 देश तो ऐसे हैं जहां इससे आधी या आधी से भी कम आबादी रहती है। ये है भारत की शक्ति, ये है हमारी और आपकी शक्ति। अगर जी न्यूज़ और आप सब लोग एक साथ मिल जाएं तो हम इतनी शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं कि पूरी दुनिया उसे देख पाएगी, उसे महसूस कर पाएगी और चीन को भी समझ में आ जाएगा कि भारत कमजोर देश नहीं है। सबसे बड़ी बात, भारत के लोग कमजोर नहीं हैं, भारत के लोग चीन के खिलाफ एक हैं, एकजुट हैं। इस संख्या की शक्ति को आप एक और उदाहरण से समझिए। कुंभ मेला दुनिया का अकेला ऐसा धार्मिक आयोजन है जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या 5 से 8 करोड़ तक होती है। कुंभ मेले की भव्यता को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर जी न्यूज़ की इस मुहिम से जुड़ने वाले आप सब लाखों लोग एक साथ एक जगह पर जमा हो जाएं तो क्या हो सकता है? अगर ये 42 लाख लोग एक साथ अपने हाथों में क्रांति की मशाल थाम लें या फिर अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट भी ऑन कर दें तो इस तस्वीर को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह है आपकी शक्ति, यह है आपकी ऊर्जा।
कल हमने आपको बताया था कैसे इतिहास में जब 60,000 लोग महात्मा गांधी के साथ और 2 लाख लोग मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ खड़े हुए थे तो क्रांति हो गई थी और पूरी दुनिया ने उस क्रांति को होते हुए देखा था। उस दौर में मोबाइल फोन नहीं था, उस दौर में इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया जैसी चीजें नहीं थी। फिर भी इन लोगों ने इतिहास को बदल कर रख दिया, क्योंकि फिर भी इतने सारे लोग एक साथ जुटे। जबकि आज आप दुनिया के सबसे बड़े ओपिनियन पोल का हिस्सा बनकर इतिहास रचने के बहुत करीब खड़े हुए हैं। इसलिए आपको अपनी इस ताकत को पहचानना होगा और इस संख्या को लाखों से करोड़ों में ले जाना होगा, क्योंकि जब तक 137 करोड़ भारतीय एक साथ आगे आकर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये मुहिम अपनी मंजिल तक पहुंचेगी नहीं। पूरे देश भर से जी न्यूज की इस मुहिम को कैसे समर्थन मिल रहा है, इस पर हमने आपके लिए एक छोटा सा विश्लेषण तैयार किया है। हम चाहते हैं कि आप सब जानें कि आपकी शक्ति क्या है, आपकी ताकत क्या है, और आप ये भी जानें कि देश का इस समय मूड क्या है। और ये मूड सिर्फ आप लोग ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि जी न्यूज 180 देशों में जाता है और चीन तक भी ये खबर जरूर पहुंचेगी। ये विश्लेषण देखकर आपको आज अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा। मेड इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की है। जी न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जिसके जरिए आप चीन के खिलाफ बिना बंदूक उठाए एक सैनिक की भूमिका निभा सकते हैं। यह अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। अब समय आ गया है कि चीन को हर मोर्चे पे विफल करना है। पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है और चाइना को कड़ा जवाब मिलेगा। जी न्यूज ने ये मुहिम चलाई तो और भी अवेयरनेस बढ़ी। मेड इन इंडिया जी न्यूज ने बनाया, वो उसके लिए हम सलूट करता हूँ। हमारी इस अपील को देश भर से आपकी तरफ से जबरदस्त समर्थन मिला है। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। जी न्यूज की मुहिम एक क्रांति बन चुकी है। मेड इन इंडिया का तूफान मेड इन चाइना के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया है। वक्त है जब हम कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए। सबसे पहले चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए सहयोग करें। इसके लिए जी न्यूज ने एक बहुत ही अच्छी मेड इन इंडिया मुहिम चलाई है, उसके साथ जुड़ें। चाइना को सबक सिखाना इससे अच्छा तरीका कोई और है नहीं है, और मैं चाइना बायकॉट करता हूँ और जी न्यूज मुहिम का सबसे अच्छा तरीके से समर्थन करता हूँ। जी न्यूज मिस कॉल के माध्यम से चीन में निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार के लिए जो अभियान चलाया है, 135 करोड़ भारतीय इसके समर्थन में खड़े हैं। और ये मिस कॉल अभियान चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों की सच्ची श्रद्धांजलि है। ये तो बहुत ही बढ़िया मुहिम जी न्यूज ने कर रखा है और आई थिंक इससे आम पब्लिक को भी समझ में आएंगे। और जी न्यूज का जो मुहिम है मिस्ड कॉल से, मेरे को लग रहा है कि ये सक्सेसफुल होंगे थ्रू जी न्यूज। चीन भले ये सोचता हो कि उसके सस्ते सामान के लिए भारत के लोग बेचैन हैं, लेकिन वो देशभक्ति के उस जज्बे को भूल गया जो हर भारतीय के अंदर है। ये जज्बा चीन की अर्थव्यवस्था की जड़ें हिलाने में सक्षम है। मेड इन इंडिया हम लोग हर एक चीज यूज करेंगे, हर एक चीज में हम लोग का ध्यान होगा और हमको उनको गिराना है। ये मुहिम जो चली है बहुत अच्छी मुहिम चली है, तो इससे यही संदेश मिलता है कि सारे जो है जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट यहाँ है हमें उनका बायकॉट करना चाहिए। ये चाइना की चीज की बायकॉट करने की जो मुहिम है सुदीप चौधरी जी द्वारा चलाई जा रही है काफी अच्छी है, और मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप भी चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करिए ताकि चीन की कमर टूटे। चीन के बहिष्कार की मुहिम के साथ देश के युवाओं ने यह भी प्रण लिया है कि वो चीन को दौलतमंद नहीं बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मेड इन इंडिया का जो सपना पूरा देश देख रहा था, उस आवाज को मुखर करने का काम जी मीडिया ने करा। जी न्यूज ने जो ये मुहिम चलाई है एक मिस कॉल की, इसमें मैं समस्त भारतवासियों से अपील करना चाहूंगा कि वो सब इसमें पहले तो मिस कॉल करें ताकि अपनी सरकार को ये पता चल सके कि अपने भारतीय लोग कितना अपने सरकार के इस डिसीजन का समर्थन करते हैं। जी ने बहुत बढ़िया और उत्कृष्ट कदम उठाया हुआ है इस तरह से, और ये एक प्रेरणा स्रोत इसलिए भी है कि बाकी चैनलों के लिए भी कि केवल अपना नहीं राष्ट्र हित के बारे में भी बहुत जरूरी है सोचना। हैशटैग मेड इन इंडिया के जरिए भी देश के लोग अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं। मैं काव्या पांडे हूँ
मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं चाइनीज सांड का बॉयकॉट करती हूँ। आप भी चाइनीज सांड का बॉयकॉट करें। धन्यवाद। बाय बाय टिकटॉक, इंडिया फर्स्ट, चिंगारी फर्स्ट। I support for India, not use Chinese app. Thank you. टिकटॉक तो कैसे कई 100 ऐप कुर्बान है अपने देश पे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी। प्लीज बायकॉट चाइना। आपसे निवेदन है कि आप चीनी सामान का बहिष्कार करें और मेड इन इंडिया को सहयोग दें। चीन की चालों का जवाब उसी के अंदाज में देना होगा। चीन की कमजोरी है उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था। यही वजह है कि मेड इन इंडिया की मुहिम से चीन परेशान है। चीन समझ गया कि उसने भारत को उकसाकर एक गलती की और यह गलती अब उस पर भारी पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। असल में 1962 के युद्ध में जब भारत चीन से हारा, उसके बाद से हमें हर समय हर जगह यही बताया गया कि हम चीन से कभी जीत नहीं सकते। हमें स्कूलों में यही बताया गया, कॉलेज में यही बताया गया। उसके बाद जब हम जहां भी रहे, जहां बातचीत हुई, हमारी सरकारों ने हमारे मन में एक बात डाल दी और वो ये कि हम चीन से जीत नहीं सकते। चीन बहुत बड़ी महाशक्ति है और हमें चीन के सामने झुककर ही रहना होगा और चीन हमारी जमीन लेता चला जाएगा, लेकिन हम चीन से लड़ नहीं सकते। ये क्षमता हमारे अंदर नहीं है। और 1962 के बाद से हर भारतीय अपनी आत्मा पर यही बोझ लेकर जीता रहा कि हम चीन से हार गए थे। इसलिए हमारी आप सबसे ये अपील है कि अब आप इस बोझ से मुक्त हो जाइए। इस बोझ से मुक्त होने का समय आ गया है। अपने ऊपर विश्वास कीजिए और ये यकीन मानिए कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है जहां आप सब रहते हैं। और अब आप चीन से हारने के लिए तैयार नहीं हैं। अब हमें एक और बोझ अपने ऊपर नहीं चाहिए, बल्कि हम उस इतिहास को अब मिटाना चाहते हैं जिसने हमारी आत्मा पर यह बोझ बनाकर रखा है। और जिस भी तरीके से हम चीन को जवाब दे सकते हैं हमें देना होगा, लेकिन उससे पहले पूरे देश को 137 करोड़ लोगों को अपनी शक्ति का एहसास करना बहुत जरूरी है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हां, हम चीन को हरा सकते हैं। जिस दिन 137 करोड़ भारतीयों ने ये ठान लिया, ये तय कर लिया और इस पर विश्वास कर लिया कि वो चीन से जीत सकते हैं, तो उसी दिन भारत की आधी जीत तो तय है। और बाकी आधी जीत आप जानते हैं, भारतीय सेना है जो कि चीन पर किसी भी दिन भारी पड़ेगी। यह आपकी ताकत है कि आप हर मिनट हजारों की संख्या में हमारे इस नंबर पर मिस्ड कॉल कर रहे हैं और अब तक हमें 42,64,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स मिल चुकी हैं। इसलिए आपको अपनी इस ताकत को नजरअंदाज नहीं करना है और अभी थकना नहीं है, क्योंकि यह सफर बहुत लंबा चलेगा। इसलिए अभी रुकना नहीं है और इस मुहिम को आपको आगे बढ़ाना है। बहुत सारे दर्शकों ने हमें यह लिखा है कि वो फोन कर रहे हैं लेकिन मिस्ड कॉल रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यह है कि हमारी जो कैपेसिटी है वो 1 मिनट में 5,000 कॉल अटेंड करने की है और जो ट्रैफिक है वो 5,000 कॉल से कई बार ज्यादा चला जाता है। इसलिए हतोत्साहित मत होइए, हिम्मत मत हारिए। थोड़ा सा समय आपको और लगेगा, थोड़ा सा इंतजार करके 5-10 मिनट के बाद आप दोबारा उस नंबर को ट्राई कीजिए। आपको आपका मिस्ड कॉल जरूर लगेगा, रजिस्टर होगा और उसकी पहचान यह है कि जैसे ही आपका मिस्ड कॉल रजिस्टर होगा, आपके पास जी न्यूज की तरफ से एक SMS आएगा और अगर आपके पास ये SMS आता है तो समझ लीजिए आपका कॉल रजिस्टर हो गया और उस SMS में आपको एक लिंक दिखाई देगा। अगर आप आगे उस सर्वे में शामिल होना चाहते हैं तो आप उस लिंक को दबा सकते हैं और फिर हमारा जो चैट बॉट है वो आपके साथ बातचीत करेगा। यानी एक रोबोट है जो टेक्नोलॉजी के जरिए ये रोबोट आपसे कुछ सवाल करेगा, कुछ प्रश्न करेगा, आपको उनके जवाब देने हैं। कल डॉक्टर्स डे था और पूरे देश ने कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में 24 घंटे अपना कर्तव्य निभा रहे हमारे देश के डॉक्टरों को बहुत बहुत बधाई दी। लेकिन हमारा मानना है कि किसी की मेहनत को सलाम करने के लिए सिर्फ एक दिन निर्धारित करने से कुछ नहीं होता और इन लोगों को साल के पूरे 365 दिन सम्मानित किया जाना चाहिए। तो कल हम आपको ये रिपोर्ट नहीं दिखा पाए थे, लेकिन इसका क्या मतलब निकालें? अगर डॉक्टर्स डे के दिन नहीं दिखा पाए तो क्या अगले दिन हम अपने डॉक्टर्स को भूल जाएंगे? तो क्या बाकी के 364 दिन हम डॉक्टर्स की बात नहीं करेंगे?
हमारा मानना है डॉक्टर्स डे या कोई भी डे जो होता है वो एक दिन आपको उनकी याद दिलाने के लिए होता है, लेकिन आपको उन्हें पूरे साल याद रखना चाहिए। इसलिए आज हम उन डॉक्टरों की बात आपसे करेंगे जो कोरोना वायरस और देश की जनता के बीच एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हैं। कोरोना से युद्ध में फ्रंटलाइन पर ड्यूटी कर रहे कई डॉक्टर्स खुद संक्रमित हो चुके हैं, कई डॉक्टर्स की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद देश के डॉक्टरों ने जिस जज्बे का प्रदर्शन किया है उसका सम्मान करना आज हर भारतीय का फर्ज है। अगर आप अपने आसपास देखें, इस समय आपके सैनिक बॉर्डर पर आपके लिए लड़ रहे हैं और इस समय आपके डॉक्टर यहां कोरोना से आपके लिए लड़ रहे हैं। इस साल 2 ही लड़ाई हैं, एक कोरोना से है और एक चाइना से है। दोनों सी हैं, एक सी से कोरोना और एक सी से चाइना। चाइना से आप सब लोग लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे, हमारे सैनिक लड़ेंगे, लेकिन कोरोना से शायद हमारी लड़ने की उतनी क्षमता नहीं होगी। हम अपने डॉक्टरों के बिना नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए आज हमने ऐसे ही डॉक्टरों को समर्पित एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे देखकर आपको समझ में आएगा कि कोरोना के इस दौर में एक डॉक्टर होना क्या होता है और क्यों हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्यों हमेशा डॉक्टर को उसके नाम से नहीं डॉक्टर साहब कहकर पुकारा जाता है। महीनों से अपने परिवार से दूर, दम घोटू पीपीई किट्स पहनकर घंटों तक ड्यूटी करना, न खाने की सुध न सोने का होश, खुद को इन्फेक्शन से बचाना और मरीजों का इलाज भी करना, ये कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहे हर डॉक्टर की कहानी है। कोरोना के दौर ने हमारी आपकी चुनौतियां तो बढ़ाई, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती जानते हैं किसकी बढ़ाई? हेल्थ केयर वर्कर्स की, डॉक्टर्स की और हर उस व्यक्ति की जिसकी ड्यूटी कोविड वार्ड में या उसके आसपास लगती है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर डॉक्टर हो। लेकिन ऐसे में ही विल पावर का असर टेस्ट भी हो रहा है। अभी आप तस्वीरों में जिन्हें देख रहे हैं, डॉक्टर राजेश पडाला, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ डॉक्टर हैं और कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं और ये पिछले 70 दिनों से अपने घर नहीं गए हैं क्योंकि लगातार इनकी ड्यूटी कोरोना वार्ड में लगती है। इंटरनल मेडिसिन के ये डॉक्टर हैं। और डॉक्टर राजेश, आपसे अगर मैं पूछूं तो अभी हम लोगों को तो ये सिर्फ फोटो ऑप लग रहा है, लेकिन एक पीपीई किट में 6 घंटे 7 घंटे रहना कितना चैलेंजिंग होता है? तो पहले से ना इन वेरी इनिशियल डेज वी यूज्ड टू सफर अ लॉट। जैसे हम लोग को ना बहुत दिक्कत हो रही थी जैसे, लेकिन अभी एज अ डेज पासेस ऑन वो सफाई कर्मचारी भी है, वो नर्स भी है, वो डॉक्टर भी है, हम लोग ना अभी इस सिचुएशन में आ गया, वी आर यूज्ड टू इट। आपसे अगर मैं पूछूं तो जो 6 घंटे अंदर रहते हैं उसमें किन किन चीज़ों को आप नहीं कर सकते? आम लोगों को शायद नॉर्मली हम लोग ना जैसे सारे लोग करता है नॉर्मल नेचुरल थिंग्स, जैसे पेशाब जाने के लिए ना उल्टी आए तो हम लोग ना पेशेंट को बिल्कुल नहीं छोड़ने के लिए टाइम लगता है हम लोगों को। जैसे अभी नॉर्मली सुबह में ना 6 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन रात पे ना 12 घंटे की ड्यूटी लगती है पीपीई पहनकर। जैसे उसी टाइम पे हम लोगों को लगता है जैसे बीच में ना 1 घंटे के लिए टाइम लेने के लिए, तो हम लोगों को वो टाइम तो है हमारे पास, लेकिन 1 घंटे में ना हम लोग वापस बाहर आके फिर डॉफिंग और डॉनिंग करके जाने के पहले उसी बीच में ना कभी कभी ना पेशेंट बैड हो जाता है। सो हम लोग ना वो तो रिस्क नहीं लेते हैं हम लोग। सो अगर हम लोग रात ड्यूटी पे ना लगातार 12 घंटे ड्यूटी में बिल्स पीपी पहन के ही रहता हूँ। अगर मैं हूँ, कोई भी डॉक्टर है, 12 घंटे तो रहना ही पड़ेगा। ऐसी ही एक कोरोना वॉरियर हैं डॉक्टर ऋतु सक्सेना। दिल्ली में कोरोना के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की इमरजेंसी हेड हैं। 17 मार्च को एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हुआ था। तब से डॉक्टर ऋतु एक सैनिक की तरह ड्यूटी पर तैनात हैं। इस वजह से वो कई महीनों से अपनी मां से नहीं मिल पाई, लेकिन उन्हें खुशी है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में वो अपना योगदान दे रही हैं। अप्रॉक्सीमेटली 130-140 पेशेंट्स डेली आ रहे हैं हमारे पास और काफ़ी डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। डेली 40-50 पेशेंट्स आर डिस्चार्ज ऑल्सो। तो क्योंकि पेशेंट्स लोकनायक हॉस्पिटल इज़ अ कोविड हॉस्पिटल और सारे ही सीरियस पेशेंट, मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के पेशेंट्स हमारे पास ही आ रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल टाइम है क्योंकि हमें सारे पेशेंट्स ही बहुत ही अच्छे से हैंडल करने होते हैं क्योंकि
ऑब्वियसली सभी पेशेंट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कुछ पेशेंट्स ऐसे जिन्हें वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, तो हमें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा होता है, लेकिन वो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचा रहे हैं। देश भर में डॉक्टर्स और नर्सेज को मिलाकर 1000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। इनमें से कई जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी देश सेवा का जज्बा बरकरार है। हर शिफ्ट में अलग अलग डॉक्टर्स हैं जिनको अंदर आना मैंडेटरी होता है। अंदर आके हर पेशेंट का हालचाल ले रहे होते हैं इंडिविजुअली, उनके वाइटल्स, उनके पैरामीटर्स सारा इनके सामने लिया जाता है। हर पेशेंट से पूछा जाता है कि उनको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। सो ही इज द आइसोलेशन डॉक्टर, जो कि हमारे पास दिन में अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। डॉक्टर शाहनवाज जी बताइए, हमने अभी 20 मिनट हुए हैं पीपीई किट पहने हुए, आधा घंटा हमारी हालत खराब है। आप कितने घंटे रहते हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती है? जी, एक राउंड में तो अभी अराउंड 4 से 5 घंटे तो लग ही जाते हैं। जितने पेशेंट्स के इंडिविजुअल राउंड देने में, उनका हालचाल पूछने में, 1 राउंड टेक्स अराउंड 4 to 5 आवर्स। कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो होता है, लेकिन अब आदत पड़ गई है। कोरोना के मुश्किल वक्त में देश के डॉक्टरों ने जिस अदम्य साहस और निष्ठा का परिचय दिया है, वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये वो योद्धा हैं जिन्हें कोई परमवीर चक्र या शौर्य चक्र नहीं मिलेगा, इसकी उम्मीद भी वो नहीं रखते। उनके लिए तो मरीज का ठीक होकर मुस्कुराते हुए घर लौटना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। ऐसे डॉक्टरों को हमारा सलाम है। इस साल में हम ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में अगर कोई फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर सबसे आगे खड़ा है, सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है और कोरोना की चुनौती पर सबसे आगे खड़े होकर लड़ रहा है, वो ये सभी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। और इन्हें सल्यूट करना सिर्फ 1 जुलाई यानी डॉक्टर्स डे के दिन ही नहीं, हर दिन बनता है। मरीज परेशान है, ये बात सही है, लेकिन उनसे लड़ने के लिए इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की है। कैमरामैन मनीष के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो डॉक्टरों को सलाम करने के लिए आपको सिर्फ एक दिन की जरूरत नहीं, बल्कि आपको पूरे साल डॉक्टरों को सलाम करना चाहिए। आपको याद होगा, आज से कुछ हफ्तों पहले उन मजदूरों की तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी जो लॉकडाउन की वजह से अपने शहरों से अपने गांवों की तरफ लौट रहे थे। इन तस्वीरों पर जमकर राजनीति भी हुई थी और कई राज्यों की सरकारों ने दावा किया था कि वो अब इन मजदूरों को वापस नहीं लौटने देंगे और इन्हें इनके गांवों और शहरों में ही रोजगार दे दिया जाएगा। उस वक्त ये लोग भी बहुत उत्सुक थे अपने गांव में पहुंचने के लिए, शहर में रुकने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि भारत सरकार ने तब कहा था कि आप जहां हैं वहीं रहिए, लेकिन लोग माने नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब इन मजदूरों ने एक बार फिर गांवों से शहरों की तरफ लौटना शुरू कर दिया है। तो सोचिए, उस कोरोना वायरस के काल में जो लोग गांव तक आ गए थे कई कई दिन पैदल चलकर, अब वो सब वापस शहर जाना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के संसाधन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है और गांवों में होने वाली कमाई भी शहरों की तुलना में बहुत कम है। हमारी बहुत सारी राज्य सरकारें उन्हें मदद कर रही हैं, लेकिन राज्य सरकार की मदद उतनी नहीं हो सकती जितना पैसा ये लोग नौकरियों में शहरों में कमा रहे थे। इसलिए अब ये प्रवासी वापस उन शहरों में लौट रहे हैं जहां ये नौकरी या मजदूरी करते थे। दूसरी वजह यह है कि लॉकडाउन हटने के साथ ही पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और जिन फैक्ट्रीज या प्रोजेक्ट्स में ये मजदूर काम कर रहे थे उनमें भी काम फिर से शुरू हो गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में एक व्यक्ति साल में औसतन 41,000 रुपए कमाता है, यानी महीने में सिर्फ 3,500 रुपए, जबकि शहरों में यह कमाई 8,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा है। ये भारत और इंडिया के बीच की वो खाई है जिसे भरने में अभी काफी समय लगेगा। और यही वजह है कि जब देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 6 लाख से ज्यादा हो चुकी है, उस समय भी ये प्रवासी मजदूर अब शहरों की तरफ लौट रहे हैं। सोचिए, जब शुरू नहीं हुआ था, ये संख्या बहुत कम थी, तब ये शहर छोड़कर गांव चले गए और अब जब 6 लाख संक्रमित लोग हो गए हैं, उससे भी ज्यादा अब गांव से शहर जा रहे हैं। क्योंकि भारत में लोगों को वायरस मारे या ना मारे, लेकिन लोगों को भूख जरूर मार देती है। आज हमने प्रवासी मजदूरों की शहर वापसी पर
एक विश्लेषण तैयार किया है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कैसे पेट की भूख बीमारियों के डर पर भारी पड़ती है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए अपने घर लौट गए थे प्रवासी कामगार, लेकिन अब फिर से वो शहरों की ओर रोजी की तलाश में पहुंचने लगे हैं। सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल और साइकिल से चले जाने वाले मजदूर ये समझ गए हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें शहरों की ओर लौटना ही है। संक्रमण काल में रेलवे चुनिंदा ट्रेनें ही चला रही थी, लेकिन अनलॉक 2 के शुरू हो जाने के बाद से जोधपुर से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के लिए दोबारा से ट्रेनें शुरू हो गई। इन ट्रेनों के चलने से उन कामगारों में खुशी है जिनके गांव में कमाई के साधन नहीं थे। मैं लॉकडाउन की वजह से वापस कोरोना के लिए गांव आया था, अभी वापस वहाँ बरेली जा रहा हूँ। मुंबई रोजगार के लिए जा रहा हूँ। मुंबई से अलग अलग राज्यों में लौटने वाले प्रवासी मजदूर अब भी वापसी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान मुंबई से लगभग 18 लाख प्रवासी कामगार घर लौट गए थे, लेकिन हालात कुछ हद तक सामान्य हो रहे हैं और ट्रेनों के दोबारा चलने की वजह से मजदूर अब मुंबई लौट पा रहे हैं। कोरोना के दौरान प्रवासी मजदूर लौट के अपने प्रदेश को जा चुके थे, लेकिन अब फिर से मुंबई की तरफ रुख कर रहे हैं। कारण क्या है ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों वो बार बार मुंबई की तरफ आते हैं और किस तरीके से क्या कर। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने आश्वासन दिया है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो काम करने के तरीके और बाकी चीजों में बदलाव होगा। रोका तो है साहब, मगर रोकने से क्या होगा। अब मेरे पीछे 4 है तो मेरे पीछे 4 है तो वो फिर क्या खाएंगे पिएंगे। अगर घर में अगर अपना कुछ नहीं है तो फिर जाना भी तो जरूरी है। खाने बिना मर रहे हैं, बच्चा बहुत रो रहा है। अब चलो अब मरे या बहे, ऊपर वाला का हाथ में है, सरकार का हाथ में। अपना होटल है ना, उसी पे काम करेंगे, अपने होटल पे काम करने के लिए। ये अलग बात है कि जिस संख्या में मजदूर अपने घर लौटे थे उस संख्या में वापसी अभी कम है। दूसरे प्रदेशों से मुंबई पहुंचने वाले कामगारों का लेखा जोखा भी खास तौर से तैयार किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क के लिए इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुंबई वापस लौट रहे कामगारों की सेहत की भी जांच की जा रही है। माइग्रेंट लेबर जरूर मुंबई लौट रहे हैं, लेकिन उनके लौटने के पहले अगर शहर में वो प्रवेश करते हैं तो वो सारी कवायदें पूरी करनी होती है जो कि कोरोना टेस्ट के दौरान वो करते हैं। यानी जिस तरीके से उन्हें वो आते हैं, पहले आने के बाद ही उन्हें उनके बॉडी टेम्परेचर नापा जाता है। ये महानगर पालिका के जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं वो उनके बॉडी टेम्परेचर नापेंगे। बॉडी टेम्परेचर नापने के साथ साथ ही उनके जरिए यहाँ उनके पूरे डिटेल्स लिखे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है, क्या काम है, और फिर उनका मोबाइल नंबर। साथ साथ ये भी लिखा जा रहा है कि किस कंपनी के लिए जा रहे हैं। यानी ये पूरी कवायद कर ली जा रही है कि जिससे ये सुरक्षित रखा जाए कि शहर में आने वाले व्यक्ति तो कहीं कोई कोरोना संक्रमित नहीं है, और इसके साथ साथ ही उसे शहर में अलग अलग जगह से काम करना चाहिए। जिस तरीके से ये टेम्परेचर नापा जाता है, कितने टेम्परेचर पे उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही है? 98 तक। अगर उससे ज्यादा है तो उन्हें क्या यहाँ से कोरोना सेंटर या किसी नहीं, हम उनको बाजू में खड़े करते हैं, डॉक्टर या अपॉइंट किए गए डॉक्टर को बुलाते हैं, फिर वो आगे की प्रोसेस वो करते हैं। ये सारे उनके सारे पूरे कहाँ से आए हैं सारा ब्यौरा लिखा जाता है मेरे? यस। बाहर से मीन्स थाने के अंदर जितने उनका हम रिकॉर्ड रखते हैं, थाने के बाहर भी कितने उनका दोनों का मिला के रिकॉर्ड रखते हैं। यानी पूरी कवायद ये कर ली जाती है कि शहर में आने वाले व्यक्ति किसी तरह से कोरोना का संक्रमित न हो। देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति भी बाकी शहरों जैसी है, जहां रोजगार के संसाधन ज्यादा होने की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं। थोड़े दिन तो चला वहाँ भी, लेकिन लॉकडाउन बढ़ता रहा, इसी वजह से वहाँ भी प्रॉब्लम होने लगी। फिर खुला तो इतना काम नहीं था वहाँ, लेकिन फिर वापस आना पड़ा हमें यहीं। कब आए आप यहाँ पर वापस? हमें हो गया तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं वापसी आए हुए। वहाँ तो अभी चालू है ही नहीं कुछ, वहाँ तो प्रॉब्लम चलती रहती है आए दिन, कभी बंद है कभी खुला है। यहाँ रेगुलर है काम, तो इस वजह से आना पड़ गया वापसी। यूपी के हरदोई शहर के मनोज पेशे से पेंटर हैं। वो भी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से चले गए थे। उन्होंने सोचा तो यही था कि लौटकर वापस नहीं आएंगे, लेकिन हालात से मजबूर होकर उन्हें लौटना पड़ा। मैं 25 तारीख को गया था यहाँ से लॉकडाउन के जरा से, तब हमको अभी खुलेगा नहीं तो हमको मजबूरी जाना पड़ा। बच्चे भी थे मेरे पास, तो हम सारा परिवार लेके चले गए थे।
फिर वहाँ गए, 3 महीना हो गया, कोई काम नहीं मिला। फिर मजबूरी हमारे पास, फिर भी आना पड़ा यहाँ को। पटना जंक्शन स्टेशन पर भी सैकड़ों की संख्या में कामगार पहुंचे हुए हैं। ये अनलॉक 2 के दौरान चल रही ट्रेनों में बैठकर काम की तलाश में अपने शहर पहुंचना चाहते हैं। ये वो रिवर्स पलायन है जिसकी चर्चा अब कोई नहीं कर रहा है। बंद हो गया था सर, तो पूछे चालू हुआ कि नहीं, बोला चालू हो गया तो हम लोग जा रहे हैं। घर में रहे हैं, मम्मी पापा खिलाए पिलाए, अब मजबूरी कुछ हो गया तो जा रहे हैं। मेरे पास ना कोई माँ है ना बाप है, कोई नहीं है, तो फिर इनसे कांटेक्ट किया, तो वहाँ पे पहले काम करता तो मालिक से फोन किया, तो मालिक बोलता है बेटे आ जाओ, वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है तो कौन उतना दिन रखेगा। इसलिए मैं बोला कि ठीक है, मैं तो पहले चलता है। हरियाणा के पानीपत में भी हालात बाकी शहरों जैसे ही हैं। यहाँ वापस लौटे ये वही दिहाड़ी मजदूर हैं जिनके लिए लॉकडाउन में एक दिन काटना भी मुश्किल हो गया था। कोरोना का डर अलग से परेशान कर रहा था, लेकिन अब स्थितियां बदलने लगी हैं। 16 तारीख के जाने के बाद में वहाँ गांव में रहा एक सवा महीना। उसके बाद में वहाँ पे पैसे की दिक्कत आई, तो उसके लिए मेरे को फिर यहाँ पे पानीपत आना पड़ा। खेती बाड़ी भी करोगे तो उसमें भी पैसा चाहिए, पैसा है नहीं तो खेती बाड़ी में तो कुछ काम होगा नहीं। इसी चक्कर में, रोजगार के चक्कर में फिर पानीपत आना पड़ा मेरे को। इन सब के बीच अच्छी बात बस यही है कि जिन भी शहरों में ये मजदूर लौट रहे हैं वहाँ पर उनकी सेहत की निगरानी की जा रही है। जिन कंपनियों में वो काम करते थे वो दिशा निर्देशों का पालन कर रही हैं और पूरे एहतियात के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आखिर में हम आपको एक बहुत शानदार रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य, और सूर्य से जुड़े कई रहस्यों पर आज भी पर्दा है। आप भी उनके बारे में जानते नहीं, लेकिन अब वैज्ञानिक धीरे धीरे सूर्य के सारे रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। नासा ने सूर्य का एक टाइम लैप्स वीडियो जारी किया है और इस वीडियो को नाम दिया गया है अ डेकेड ऑफ सन, यानी सूर्य का एक दशक। इसमें सूर्य की 10 वर्षों की हलचल को समेटा गया है। नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी यानी SDO सूर्य का अध्ययन कर रही है और उसने ही यह वीडियो जारी किया है। 2 जून 2010 से 1 जून 2020 के बीच रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में सूर्य के स्टेलर कोरोना यानी बाहरी सतह की हलचल दिखाई गई है। सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने बीते 10 वर्षों में हर 1 सेकंड पर सूर्य की तस्वीर ली है और इसमें 1 दिन की तस्वीर को 1 सेकंड का समय देकर 1 घंटे का यह वीडियो तैयार किया गया है। लेकिन आज हमने 1 घंटे के इस वीडियो की तस्वीरों को आपके लिए 1 मिनट में समेटा है। आपको भी सूर्य के ये हाई डेफिनेशन दर्शन करने चाहिए। और इस शानदार तस्वीर के बाद अब आज का सवाल आज आपको यह बताना है कि आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक रेडियो के निर्माता कौन थे। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में। कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊँगा दोस्त को कहूँगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ or whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं?
We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं. अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय. आई डोंट नो व्हाई शी राइट चाय, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है. एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं. लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? I'm sure आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर. माँ बाप ने कह दिया बिज़नेस करोगे, बिज़नेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिज़नेस शुरू कर सकोगे. या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिज़नेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ. तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग. They said कि if I would have lived my life the way I wanted. दूसरा, I wish I hadn't worked so hard. ये तो मेरे साथ भी हुआ. मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई. ये तो जब जवानी में बिज़नेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा. एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं. ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त, यार, परिवार, कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में. कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो. देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही. सो आई हैडंट वर्कड सो हार्ड. जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊँगा दोस्त को कहूँगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, or whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए. कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very
कैची पॉइंट ऑफ व्यू। जिन लोगों ने कहा दिस इज सरप्राइजिंगली कॉमन वन, मैनी डिड नॉट रियलाइज until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, वो केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय। आई डोंट नो व्हाई शी राइट चाय, बट इंस्पिरेशन एंड चाय। शी राइट्स द फिनोमिनल clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है। एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं। लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? मुझे आई एम श्योर आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर। माँ बाप ने कह दिया बिजनेस करोगे, बिजनेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे। या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिजनेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग इज दैट कि इफ आई वुड हैव लिव्ड माई लाइफ द वे आई वांटेड। दूसरा, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड। ये तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई। ये तो जब जवानी में बिजनेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा। एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं। ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में। कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूंगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1566 में आज ही के दिन मशहूर भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस का निधन हुआ था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण और सटीक भविष्यवाणियां की थी और वो अपनी भविष्यवाणी को संकेतों और कविताओं में लिखते थे। उनकी सबसे मशहूर भविष्यवाणी फ्रांस के किंग हेनरी की मौत की थी। फ्रांस के राजा हेनरी की मौत नास्त्रेदमस के जीवित रहते हुए ही वर्ष 1559 में हो गई थी। उनकी कुछ भविष्यवाणियों को आज भी अलग अलग तरीके से डिकोड किया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1698 में ब्रिटिश इंजीनियर थॉमस सेवरी ने पहले स्टीम पंप का पेटेंट हासिल किया था। भाप से चलने वाले इस पंप में कोई पिस्टन नहीं लगा था और इस मशीन को खदानों से पानी बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। बाद में इसी आविष्कार की मदद से घरों तक पानी की सप्लाई की जाने लगी।
वर्ष 1940 में आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता में गिरफ्तार किया गया था। ब्रिटिश सरकार को आशंका थी कि सुभाष चंद्र बोस कोई बड़ी साजिश उनके खिलाफ कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंसी जेल में रखा था, जहां उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसलिए 7 दिन के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया था। वर्ष 1897 में आज ही के दिन गगलेमो मार्कोनी को रेडियो का पेटेंट मिला था। मार्कोनी इटली के वैज्ञानिक थे और उन्होंने केवल 21 वर्ष की उम्र में रेडियो सिग्नल से वायरलेस कम्युनिकेशन को संभव बनाया था। मार्कोनी ने जो तकनीक इजाद की उसे मानवता के सबसे बड़े आविष्कारों में गिना जाता है। भारत में रेडियो आज भी संचार के सबसे लोकप्रिय साधनों में से एक है और एक रिसर्च के मुताबिक भारत की 64% आबादी आज भी नियमित रूप से रेडियो सुनती है। आज ही के दिन वर्ष 1999 में अमेरिका के मशहूर लेखक मारियो पूजो का निधन हुआ था। उन्होंने मशहूर नॉवल द गॉडफादर की रचना की थी। इस उपन्यास पर बाद में कई फिल्में भी बनी। मारियो पूजो को 1972 और 1974 में ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। और वर्ष 2002 में आज ही के दिन अमेरिकी कारोबारी स्टीव फॉसेट ने हॉट एयर बलून से बिना रुके दुनिया का चक्कर लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। गर्म हवा का यह गुब्बारा 10 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचा था और इसका नाम था स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। स्टीव फॉसेट ने अपनी उड़ान 19 जून 2002 को शुरू की थी और वो 14 दिन 19 घंटे और 50 मिनट के बाद वापस धरती पर लौट आए थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और हमेशा याद रखिए, आपके शत्रु के लिए धोखा ही सबसे बड़ा हथियार है और इस हथियार को सिर्फ आपकी सतर्कता ही हरा सकती है। इसलिए चाहे देश की सीमा हो, आपका शहर हो या आपका दफ्तर हो, हमेशा सतर्क रहिए। नमस्कार।